स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा। आर्मस्ट्रॉन्ग का कदम तो चांद पर था, लेकिन उसकी गूंज धरती पर सुनाई दे रही थी। आर्मस्ट्रॉन्ग की स्टेटमेंट वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड दुनिया भर के रेडियो पर गूंज रही थी। अमेरिका के अपोलो 11 को मात देने के लिए सोवियत यूनियन ने भी चांद पर लूना 15 भेजा था, लेकिन जब आर्मस्ट्रॉन्ग वापसी की उड़ान भर रहे थे, उससे कुछ घंटे पहले लूना 15 क्रैश हो गया। यहाँ जरूरी बात यह है कि ये चांद पर फतह हासिल करने की रेस नहीं, बल्कि धरती पर दबदबा कायम करने की जंग थी। 1957 में जब सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया, तभी से अमेरिका और रशिया के बीच अंतरिक्ष की होड़ शुरू हो गई। इनकी कोल्ड वॉर राइवलरी ने स्पेस रेस को एक शतरंज का खेल बना दिया। आज 2025 में हमारा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पहले से काफी ज्यादा वॉलेटाइल और मल्टीपोलर है। अमेरिका और रशिया की राइवलरी अब सिर्फ दो देशों तक लिमिटेड नहीं रही। अब इस दायरे में चाइना, जापान और भारत जैसे नए पावर सेंटर्स भी शामिल हो गए हैं। और इस दौर में अंतरिक्ष सिर्फ खोज और विज्ञान का क्षेत्र नहीं, बल्कि अगला रण क्षेत्र बन चुका है। इसी रियलिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बेंगलुरु में एक ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बताया कि 2 to 3 मंथ्स के अंदर भारत अपनी मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन लाने वाला है, क्योंकि अब जल, थल, आकाश में होने वाले युद्ध की दिशा भी अंतरिक्ष में दबदबे पर निर्भर है, जिससे साफ होता है कि स्पेस अब युद्ध नीति का अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर भारत को इस मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन की जरूरत ही क्या है? क्या ये नई मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन भारत को सच में एक स्पेस सुपर पावर बना पाएगी? क्या हम स्पेस के इस नए बैटलफील्ड में अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। दोस्तों, आज के दौर में दुनिया में जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं, सबने स्पेस को अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी का कोर बना दिया है। जिस तरह 15वीं से 18वीं शताब्दी में पोर्चुगीज और ब्रिटिश जैसी कॉलोनियल पावर्स ने समंदर के रास्ते दुनिया पर राज किया, उसी तरह आज 21वीं शताब्दी में स्पेस के जरिए दुनिया पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए अमेरिका, चीन और रशिया जैसे देश अंतरिक्ष को सिर्फ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान के रूप में देखते हैं, जहां वो केवल अपनी सुरक्षा ही नहीं बल्कि हमले की रणनीतियां भी तैयार कर रहे हैं। अमेरिका का स्पेस फोर्स और चाइना की PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स इस ट्रेंड के सबसे बड़े उदाहरण है। सबसे खास बात यह कि अमेरिका के स्पेस फोर्स का 63% बजट, करीब $19.2 बिलियन सिर्फ रिसर्च, डेवलपमेंट और परीक्षण पर खर्च होता है। इनके स्पेस फोर्स का वॉर फाइटिंग फ्रेमवर्क क्लियरली कहता है कि स्पेस सुपीरियरिटी इज द बेसिस ऑफ यूएस मिलिट्री पावर। और सैटेलाइट्स की तो बात ही मत पूछिए। अकेले स्पेसएक्स के स्टारलिंक नेटवर्क में मार्च 2025 तक 7100 से अधिक सक्रिय सैटेलाइट्स हैं, और इनका एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सैन्य और खुफिया एजेंसियों द्वारा सेफ कम्युनिकेशन, स्पाइंग और मिसाइल डिफेंस के लिए यूज होता है। वहीं चाइना भी इस रेस में अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। चाइना ने अपनी फोर्सेस के स्पेस ऑपरेशंस को अपनी मिलिट्री पॉलिसी का हिस्सा बना लिया है। इनका तियांगोंग स्पेस स्टेशन भी साइंस के साथ साथ मिलिट्री स्पाइंग और कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। उसी तरह रशिया का स्पेस प्रोग्राम पैसे की कमी के बावजूद काफी खतरनाक है। 2025 में उनके पास 150 से ज्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। रशिया के को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स कहने के लिए इंस्पेक्टर जैसी हैं, लेकिन ये दुश्मन की सैटेलाइट्स के पास जाकर उन्हें डिसरप्ट भी कर सकती हैं। इसके अलावा आज रशिया, चीन और अमेरिका द्वारा किए गए एंटी सैटेलाइट यानी एसेट हथियारों के परीक्षणों ने साफ कर दिया है कि स्पेस की वेपनाइजेशन अब हकीकत बन चुकी है। हालांकि 2019 में भारत के मिशन शक्ति की एसेट टेस्ट ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराना सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये भारत के रणनीतिक आत्मविश्वास का ऐलान था। मगर असली ताकत सिर्फ हथियार दिखाने में नहीं, बल्कि उस ताकत के इस्तेमाल के लिए एक ठोस, स्पष्ट और दूरदर्शी डॉक्ट्रिन है।
और यही आज भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही आज अंतरिक्ष में ड्यूअल यूज सैटेलाइट्स का यूज भी बढ़ गया है, जो दिखने में तो सिविलियन यूज के लिए होते हैं, लेकिन असल में इनका इस्तेमाल जासूसी और सैन्य जानकारी जुटाने में होता है। चाइना की याओगन सैटेलाइट सीरीज इसका जीता जागता उदाहरण है। इसी तरह अमेरिका के नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस सिस्टम ने गल्फ वॉर में सैन्य अभियानों को रणनीतिक बढ़त दिलाई। किंतु खतरा सिर्फ मिसाइलों से नहीं है, बल्कि आजकल साइबर वॉरफेयर के माध्यम से भी दूसरे देशों के स्पेस सिस्टम्स को निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, दूसरे देश की सैटेलाइट्स पर साइबर अटैक, डेटा चोरी या उनका सिग्नल जैम करके भी उनको डायरेक्ट अटैक जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान वीसैट नामक एक अमेरिकी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर साइबर हमला हुआ, जिसकी वजह से यूरोप में हजारों विंड टर्बाइंस की मॉनिटरिंग सिस्टम ठप हो गई। यानी मॉडर्न डे वॉरफेयर में ऐसे साइबर हमले सिर्फ मिलिट्री सिस्टम ही नहीं, बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रहे हैं। और तो और आज प्राइवेट कंपनियां जैसे स्पेसएक्स और प्लैनेट लैब्स भी जंग के मैदान में अहम भूमिका निभा रही हैं। उदाहरण के लिए प्लैनेट लैब्स जैसी कंपनियों ने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए रशिया के ट्रूप मूवमेंट्स, लॉजिस्टिक्स और बेस लोकेशन पर नजर रखी। इस रियल टाइम डेटा का उपयोग यूक्रेन की सेना ने रशिया के खिलाफ जवाबी हमलों में किया। इन उदाहरणों से साबित होता है कि भविष्य के स्पेस वॉर में सिर्फ सरकारें ही नहीं, बल्कि प्राइवेट टेक कंपनीज भी निर्णायक खिलाड़ी होंगी। इसके अलावा आज स्पेस डेब्रिस यानी स्पेस का कचरा भी एक नए तरह का हथियार बन गया है। जानबूझकर या अनजाने में सैटेलाइट्स को नष्ट करके जो मलबा फैलता है, वो केस्लर सिंड्रोम का खतरा बढ़ाता है, जिससे पूरी पृथ्वी की ऑर्बिटल गतिविधि ठप हो सकती है। 2024 तक 10 सेंटीमीटर से बड़े 36,500 से अधिक टुकड़े पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। चाइना के 2007 के एसएट टेस्ट से आज भी 3000 से ज्यादा टुकड़े धरती की कक्षा में घूम रहे हैं, जो किसी भी सैटेलाइट को टक्कर मार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल लेवल पर कोई मजबूत कानून नहीं है जो स्पेस में हथियारों की होड़ को रोक ले। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी सिर्फ परमाणु हथियारों पर रोक लगाती है, लेकिन पारंपरिक हथियारों के लिए कोई सख्त नियम दुनिया भर में नहीं है। दोस्तों, इन सभी चीजों से यह साफ होता है कि आज भारत के लिए एक मजबूत मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि जरूरत बन चुकी है। अब तक हमने ये तो देख लिया कि भारत के लिए एक स्पेस मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्यों जरूरी है, लेकिन आइए अब ये देखते हैं कि ये डॉक्ट्रिन भारत को एक मिलिट्री सुपर पावर कैसे बनाने वाली है। तो दोस्तों, भारत की आने वाली मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन स्पेस को ऑफिशियल तौर पर एक नया वॉर डोमेन मानती है। इस डॉक्ट्रिन का मेन मकसद ये होगा कि इंडिया अपने स्पेस बेस्ड एसेट्स की सुरक्षा कैसे इंश्योर करे और चाइना जैसे दुश्मनों के तेजी से बढ़ते थ्रेट्स का रिस्पॉन्स कैसे तैयार रखे। देखिए, मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस में सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर रियल टाइम इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेजेंस यानी आईएसआर होता है। फोर्स मल्टीप्लायर वो चीज होती है जो मैन पावर या वेपन्स को बढ़ाए बिना एक मिलिट्री की मौजूदा स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देती है। और जैसा कि हम अभी देख चुके हैं, यूएस, रशिया और चाइना जैसे मिलिट्री सुपर पावर्स ने अपने मिलिट्री स्पेस एसेट्स जैसे कि सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, सेंसर्स को एक इंटीग्रेटेड आईएसआर ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे उनको ग्लोबल स्केल पर बैटलफील्ड की जानकारी और कमांड की कैपेबिलिटी दोनों मिलती है। इसी दिशा में सीडीएस के बयान के मुताबिक इंडिया इसरो और प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन से 52 डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन बना रहा है और अपनी आईएसआर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। ये सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डिप्लॉय होंगे, जो इंडिया की आईएसआर कैपेबिलिटीज को मजबूत करेंगी। इससे हम अपने दुश्मनों के मूवमेंट्स को सटीक तरीके से ट्रैक कर पाएंगे, प्रेसिजन स्ट्राइक्स प्लान कर पाएंगे और अपनी फोर्सेस को बेटर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूएस ने गल्फ वॉर में अपने स्पेस एसेट्स से बैटलफील्ड डोमिनेंस हासिल किया था। यह हमारी इस डॉक्ट्रिन का एक बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा इंडिया की मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन एक मजबूत डिटरेंस फ्रेमवर्क भी तैयार करेगी, जिसका मतलब यह होगा कि यह डॉक्ट्रिन सिर्फ स्पेस एसेट्स की रक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुश्मन को किसी भी अग्रेसिव एक्शन से पहले ही रोकने की कैपेबिलिटी भी डेवलप कर लेगी। इसके साथ साथ ये डॉक्ट्रिन इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को भी मजबूती से बनाए रखेगी। इसका मतलब है कि भारत अपने नेविगेशन सिस्टम जैसे नाविक, कम्युनिकेशन और सर्विलांस के लिए किसी विदेशी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेगा। इस सेल्फ डिपेंडेंस का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर कभी ग्लोबल टेंशंस या जंग जैसे हालात हों, तो भी इंडिया अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को बिना किसी बाहरी दखल के अपने तरीके से चला पाएगा। इसके अलावा इंडिया की डिफेंस स्पेस एजेंसी और डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी मिलकर ऐसे ऑफेंसिव और डिफेंसिव काउंटर स्पेस सिस्टम्स भी तैयार कर रहे हैं
जो इंडिया के स्पेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के स्पेस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज भी कर सकेंगे। इससे इंडिया स्पेस में अपनी सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ा पाएगा। साथ ही जैसे यूएस ने स्पेसएक्स जैसे प्राइवेट एरोस्पेस फर्म्स को मिलिट्री स्पेस कैपेबिलिटीज में इंटीग्रेट करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाया है, उसी तरह इंडिया की ये डॉक्ट्रिन भी इस दिशा में प्राइवेट सेक्टर को मिलिट्री सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करेगी। ये इनोवेशन इकोसिस्टम इंडिया को कॉस्ट इफेक्टिव और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में मदद करेगा, जो मिलिट्री स्पेस कैपेबिलिटीज को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाता है। यह डॉक्ट्रिन प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स जैसे कि स्काई रूट, अग्निकुल और पिक्सल जैसे स्टार्टअप्स के लिए भी एक रोड मैप डिफाइन करेगी, ताकि वो डिफेंस ओरिएंटेड सैटेलाइट सिस्टम्स, लॉन्च कैपेबिलिटीज और सर्विलांस टेक्स डेवलप कर सके। एक मिलिट्री सुपर पावर बनने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ ग्लोबल पार्टनरशिप भी जरूरी है। इंडिया अब यूएस स्पेस कमांड की ग्लोबल सेंटिनल एक्सरसाइज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। नाटो, यूएस, फ्रांस, जापान जैसे देशों ने अपने डेडिकेटेड स्पेस कमांड्स बना लिए हैं और इंडिया भी डिफेंस स्पेस एजेंसी को एक्सपेंड करके एक फुल फ्लेज्ड स्पेस कमांड बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इससे इंडिया ग्लोबल स्पेस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा, जहां से हम अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को एशिया पैसिफिक से लेकर दुनिया के हर कोने तक एक्सपेंड कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप्स टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस और स्पेस सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन में मदद करेंगी, जो इंडिया को एक क्रेडिबल स्पेस पावर बनाएंगी। तो दोस्तों, भारत की नेशनल स्पेस डॉक्ट्रिन एक क्लियर रोड मैप तय करेगी, जिसमें बताया जाएगा कि हमारे स्ट्रेटेजिक रेड लाइंस क्या हैं, मतलब स्पेस में हम किस चीज को थ्रेट मानते हैं और किस पॉइंट के बाद हम एक्शन लेंगे। ये डॉक्ट्रिन ये भी डिफाइन करेगी कि स्पेस में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, मतलब हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ हमें एक डेडिकेटेड स्पेस कमांड बनानी होगी, जो कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रक्चर के तहत काम करे। यह न केवल ट्राई सर्विसेज के बीच कोऑर्डिनेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा, बल्कि असली कॉन्फ्लिक्ट में सैटेलाइट एसेट्स की स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट को भी पॉसिबल बनाएगा। साथ ही ये साइंटिफिक और वॉर बेस्ड स्पेस मिशनों में साफ अंतर करने में मदद करेगा। इस कमांड को साइबर और मिसाइल फोर्सेस के साथ पूरी तरह इंटरऑपरेबल बनाया जाना चाहिए। साथ ही भारत को अपनी काउंटर स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। हमें को ऑर्बिटल एसेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और सैटेलाइट जैमिंग कैपेबिलिटीज जैसे डिफेंस टूल्स को डेवलप करना होगा। ये सिस्टम्स केवल रिएक्टिव डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि एक लेयर्ड डेटरेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा बनने चाहिए। डीआरडीओ, प्राइवेट स्टार्टअप्स और एकेडमिया के साथ मिलकर एक मिशन मोड R&D इकोसिस्टम बनाना होगा, जो मॉड्यूलर, लो कॉस्ट और ड्यूअल यूज प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करे। तीसरा अहम कदम है भारत की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी SSA को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। हमें ग्राउंड बेस्ड रडार्स और स्पेस बेस्ड ऑप्टिकल सिस्टम्स के जरिए एक रोबस्ट SSA ग्रिड बनानी होगी, जो न सिर्फ डेब्रिस ट्रैकिंग और सैटेलाइट सेफ्टी सुनिश्चित करे, बल्कि दुश्मन की सस्पिशियस एक्टिविटीज पर भी अलर्ट दे सके। इस ग्रिड का एक्सेस इसरो, मिलिट्री और कमर्शियल ऑपरेटर्स सबको मिलना चाहिए। साथ ही रीजनल कोऑपरेशन के जरिए फ्रेंडली देशों के साथ SSA डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स भी भारत को ज्यादा व्यापक कवरेज देंगे। इसके साथ भारत को अपने सिविल, मिलिट्री, प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा। इसरो और इन स्पेस के अंदर भी डिफेंस फोकस्ड वर्टिकल्स स्थापित किए जाने चाहिए, जो मिलिट्री के एंड यूजर्स और स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। मिशन प्लानिंग के शुरुआती चरणों में मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट और प्राइवेट सेक्टर को ड्यूअल यूज टेक डेवलप करने के लिए इंसेंटिव देना जरूरी है। स्पेस इनोवेशन फंड, टेक ट्रांसफर फैसिलिटेशन और डिफेंस प्रोक्योरमेंट में भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्राथमिकता देना होगा। लेकिन दोस्तों, ये सब करना इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लग सकता है। ये स्पेस मिलिटराइजेशन भारत के लिए कई बड़ी चुनौतियां लेकर आ रहा है। जैसे जैसे देश स्पेस में वेपन्स तैयार कर रही हैं, वैसे वैसे एक अनकंट्रोलेबल कंपटीशन शुरू हो गया है। इसमें एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट या गलत डिसीजंस का खतरा बढ़ रहा है। जैसे 2021 में चाइना के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ने स्पेस की बाउंड्री को यूज किया। इस व्हीकल ने अपनी ट्रेजेक्टरी छिपाने के लिए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस की बाउंड्री यानी कैरमिन लाइन का इस्तेमाल किया। यानी ये मिसाइल ना पूरी तरह स्पेस में थी, न ही एटमॉस्फेयर में। इसने रडार और ट्रैकिंग सिस्टम्स को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि इसकी फ्लाइट का पाथ पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल था। इससे सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर किसी सैटेलाइट या फिर स्पेस ऑब्जेक्ट का पाथ मिसाइल जैसा लगने लगे, तो एक देश बिना पुष्टि किए भी डिफेंसिव मोड में जाकर रिटेलिएट कर सकता है। इससे युद्ध की संभावना अनजाने में बढ़ सकती है। इसलिए अब भारत को न केवल अपने सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि यह भी इंश्योर करना होगा कि हमारी सर्विलांस और ट्रैकिंग सिस्टम्स इतनी एडवांस्ड हों कि वो हाइपरसोनिक या हाइब्रिड स्पेस थ्रेट्स को डिटेक्ट और डिफरेंशिएट कर सकें।
इसके अलावा यदि हम गौर करें तो भारत की स्पेस इकोनॉमी अगले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने वाली है। 2033 तक इसके $44 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन अगर स्पेस में सैटेलाइट वॉरफेयर या एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट जैसे इवेंट्स होते हैं तो सबसे बड़ा झटका हमारे कमर्शियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लगेगा। खासतौर पर स्पेस डेब्रिस जनरेट करने वाले इवेंट्स हमारे लो कॉस्ट हाई प्रिसिजन मिशन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। इससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो पहले स्पेस स्टार्टअप्स और सैटेलाइट वेंचर्स में पैसा लगा रहे थे वो रिस्क को देखकर पीछे हट सकते हैं। इतना ही नहीं, इसरो जैसी संस्थाओं को अपने साइंटिफिक और कमर्शियल गोल्स को छोड़कर ज्यादा डिफेंस सेंट्रिक ऑपरेशंस पर शिफ्ट होना पड़ सकता है, जिससे देश की इनोवेशन कैपेसिटी पर भी ब्रेक लग सकता है। यहां एक और चिंता है टेक्नोलॉजी की गैप की। स्पेस बेस्ड लेजर्स, रियल टाइम एआई सर्विलांस, ऑटोनोमस ऑर्बिटल रिपेयर सिस्टम्स और एंटी जैमिंग कम्युनिकेशंस जैसे सिस्टम्स अभी हमारे पास नहीं है। डीआरडीओ और इसरो के बीच कोऑर्डिनेशन अभी भी एडहॉक बेसिस पर है, जो डिफेंस और सिविल टेक की सिनर्जी को रोकता है। R&D में निवेश बहुत कम है और हाई एंड कंपोनेंट्स के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भरता बनी हुई है, जैसे साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज और जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसीज दोनों बढ़ते हैं। जहां नासा $25 बिलियन और चाइना की CNSA $18 बिलियन से ज्यादा सालाना बजट में ऑपरेट कर रही हैं, वहीं इसरो को सिर्फ $1.6 बिलियन में काम करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको इससे ज्यादा निराश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया के स्पेस सेक्टर में हमेशा से बहुत कम रिसोर्स के साथ बहुत शानदार उपलब्धियां हासिल हुई हैं। ये किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है। ये वही भारत है जहां एक दौर में रॉकेट के पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी पर ढोए गए थे, लेकिन आज वही भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करके पूरी दुनिया को हैरान कर चुका है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र हमेशा से यह साबित करता आया है कि सीमित संसाधन कभी भी हमारी ताकत में कमी नहीं ला सकते। बस जरूरत है तो सही दिशा में तेज कदम आगे बढ़ाने की। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।